आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स और ये है ध्रुव द एंशिएंट पाथ, जहां हर कदम एक नया रहस्य है। यह मूर्ख लड़का कहाँ से आया है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मेरे वायना दल को छोड़ दो। मेरे वायना दल के लिए और परेशानी मत पैदा करो, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत मौके पर ही मार डालूंगा। हम्फ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो इस बुजुर्ग की आंखें असंतोष से भर गईं, क्योंकि उसने लबाब को देखा जो लीडर की कुर्सी पर बैठा था। ध्रुव ने उसकी आंखों में ये सब देखा। उसके मुंह का कोना बर्फ की तरह मुड़ गया। अचानक ध्रुव ने लबाब का मजाक उड़ाया। दल लीडर लबाब, आपके वायना दल के ये कुछ बुजुर्ग आपसे बहुत असंतुष्ट लग रहे हैं। ऐसे में मैं उन्हें समझाने में आपकी मदद करूंगा। ध्रुव के शब्द अतुलनीय रूप से शांत भाव से कहे गए थे, हालांकि लबाब के कानों में गड़गड़ाहट की गूंज थी। उसका हृदय अतुलनीय रूप से स्तब्ध था। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग ठाके लगाकर हंस रहे हैं। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और लबाब मन ही मन धिक्कारने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कुछ बूढ़े लोग जो नहीं मरेंगे, वे पहले से ही ऐसे हैं और वे अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। अगर यह ध्रुव वास्तव में एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या मैं अब भी उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार करता? बेवकूफ सुअरों का कैसा समूह है। लबाब के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि पांचों बुजुर्गों की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक जोरदार धमाके ने पूरे बड़े हॉल में गूंज दिया। ध्रुव को देखते ही सबके चेहरे सदमे से भर गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। अभी कुछ ही देर पहले ध्रुव ने अपनी आस्तीनें हिलाई थीं और यागर शहर के 5 शीर्ष योद्धा उड़कर गिर पड़े। वे बड़े हॉल में खंभों से जोरदार टक्कर खा गए। इस अचानक दृश्य ने वायना दल के सभी लोगों को तुरंत एहसास दिलाया। यह युवक, जो उनकी उम्र का ही लग रहा था, वास्तव में एक बेहद ताकतवर व्यक्ति था। उसकी ताकत कम से कम एक शक्तिपूर्वज रैंक से तो ज्यादा थी। दूसरी ओर लबाब ध्रुव को देखकर हैरान और असहाय दोनों था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हालांकि उसने ध्रुव के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। शुक्र है उसने उसे इन कुछ बुजुर्गों की तरह उकसाया नहीं, वरना आज वायना दल का नाश हो जाना तय था। वायना दल के पांचों बुजुर्गों को देखते हुए ध्रुव की आंखें उदासीन थीं। उसने एक ठंडी सिसकारी भरी। उसके दिल में एक विचार आया और उसने वायना दल के पांचों बुजुर्गों को हवा में बांध दिया। उसका हाथ बढ़ा हुआ था और एक पंजा उन्हें जकड़ने ही वाला था। दोस्त ध्रुव, कृपया उन्हें माफ कर दे। लबाब का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि ध्रुव उसके दल के 5 बुजुर्गों को मारने वाला है। उसने जल्दी से ध्रुव को आवाज लगाई। यह सुनकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने एक ठंडी खर्राट भरी। वायना दल के 5 बुजुर्गों को ध्रुव ने टूटे हुए बोरे की तरह बड़े हॉल से बाहर फेंक दिया। लबाब ने भी राहत की सांस ली। वह खड़ा हुआ, ध्रुव को देखा, झुककर बोला, दोस्त, उन्हें न मारने की आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें दल के नियमों के अनुसार अवश्य दंड दूंगा। जब लबाब ने बात की तो उसमें लापरवाही का जरा भी अंश नहीं था। इसके अलावा उसने लोगों को 5 बुजुर्गों को दल की जेल में ले जाने के लिए कहा ताकि लबाब की सजा का इंतजार किया जा सके। जब लबाब ने लोगों को 5 बुजुर्गों को ले जाने के लिए भेजा तो उसने विशेष रूप से गुस्से में नौकरों को तेजी से चलने के लिए कहा। उसने कहा कि वह नहीं चाहता था कि वे बड़े ध्रुव की आंखों में पड़ें। हालांकि जब सभी ने यह सुना तो सभी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। इससे वायना दल के लीडर लबाब भी थोड़ा शर्मा गए। हालांकि 5 बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए लबाब ने लाल चेहरे के साथ इसे सहन किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या बुजुर्ग ध्रुव मेरे कार्यों से संतुष्ट हैं। यदि आप असंतुष्ट हैं तो मैं तुरंत नौकरों को उन्हें वापस ले जाने के लिए कहूंगा और बुजुर्ग को आपकी इच्छानुसार उन्हें दंडित करने दूंगा। जब लबाब ने देखा कि ध्रुव का चेहरा अभी भी भावहीन था तो उसने ध्रुव को प्रणाम किया और पूछा, कोई बात नहीं, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि दल के लीडर लबाब भविष्य में
दल का ठीक से प्रबंधन कर पाएंगे और आपके दल के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की घटना भविष्य में दोबारा नहीं होगी, वरना मुझे विश्वास है कि दल के लीडर लबाब अपने दिल में इसके परिणामों को जानते हैं। उस समय शायद आज जैसी स्थिति न हो। ध्रुव के शब्द बहुत सपाट थे, लेकिन लबाब का दिल कांप उठा। ध्रुव सही था। वायना दल के पांचों बुजुर्गों को इस तरह जाने देना पहले ही दिखा चुका था कि ध्रुव काफी उदार था। अगर कोई और होता तो शायद पूरा वायना दल ही खत्म हो जाता। लबाब ने यह सोचकर मन ही मन गुस्से से बुजुर्गों को कोसा। अंत में उसने फिर भी हल्की सी आह भरी और बुदबुदाया, लगता है अब दल को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर यहां कौन है जो ताकतवर न हो। यह थोड़ी सी आवाज ही उनके लिए काफी थी। ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग हिलने लगे। दल में तूफान आना तो तय ही था। ध्रुव ने सबके चेहरों पर आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और हॉल के बाहर की ओर चल दिया। यह देखकर लबाब भी जल्दी से ध्रुव के पीछे पीछे चला गया, आगे बढ़ने के लिए। हालांकि ध्रुव का लबाब को आगे बढ़ने देने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने काम से काम रखता हुआ आगे बढ़ा, मानो वायना दल की हवेली में टहल रहा हो। हालांकि लबाब का दिल थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ध्रुव जिस दिशा में चल रहा था वह उसका शयनकक्ष था। क्या यह हो सकता है कि ध्रुव की बात से लबाब कुछ नाराज हो गया? भले ही आप एक वरिष्ठ, एक योद्धा हों और मेरे छोटे से दल को अपनी नजरों में न रखते हों, लेकिन मैं फिर भी एक दल का लीडर हूं। आपने वास्तव में ऐसा कृत्य किया। यहां तक कि लबाब भी इस समय इसे देखना जारी नहीं रख सका। यदि यह तथ्य न होता कि वह अभी भी ध्रुव के अंतिम लक्ष्य को नहीं जानता था, तो लबाब पहले ही ध्रुव के साथ अपनी जान की बाजी लगा चुका होता। टकराना। ध्रुव ने अपनी आस्तीन लहराई और लबाब के कमरे का कसकर बंद दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से खुल गया, जिससे कुछ फर्नीचर और एक बिस्तर बाहर आ गया। ध्रुव सबसे आगे बढ़कर अंदर गया और लबाब उदास चेहरे के साथ उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही लबाब अंदर दाखिल हुआ, लकड़ी का दरवाजा, जो कि बढ़िया से शीशम की लकड़ी से बना था, जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे दोनों अंदर बंद हो गए। ध्रुव को देखते ही लबाब का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि ध्रुव चाय की मेज के किनारे बैठा रहा और उसने लबाब की तरफ देखा तक नहीं। उसने मेज पर रखे जेड चाय के कप में चाय भरी और एक छोटा सा घूंट लिया। तभी उसने उदास लबाब से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। अभी मैंने देखा कि तुम्हारी शक्ति अस्थिर थी और तुम्हारा खून भी अस्थिर था। तुम्हारे शरीर में छिपी हुई चोटें हैं और लिहान ने तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां पहले ही ढूंढ ली है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दल का हकीम पर्याप्त कुशल नहीं है और तुम्हारे शरीर में इन दुष्प्रभावों को पूरी तरह से खत्म करने में तुम्हारी मदद करने में असमर्थ है ना? यह सुनकर लबाब पहले तो चौंका, फिर उसने आह भरते हुए ध्रुव की तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया, फिर बोला, लिहान की खातिर जाओ, बिस्तर पर बैठो और अपने कपड़े उतार दो। मैं तुम्हारे शरीर में छिपे खतरों को खत्म करने में सीधे तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लबाब ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसकी चोटों का इलाज करने में मदद करने के लिए उसके पास गया। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति उसकी भौहों के बीच से निकलकर लबाब के शरीर में प्रवेश कर जांच करने लगी। क्षण भर में ही ध्रुव लबाब के शरीर में होने वाले परिणामों की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गया। लबाब के शरीर में घाव 10 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद थे। सालों के संचय के बाद अब वायना दल जैसा दल इसे आसानी से दूर नहीं कर सकता था। अगर यह 3 साल पहले की बात होती तो वायना दल की दौलत के साथ अगर वे बड़ी रकम खर्च करने को तैयार होते तो लबाब के शरीर में घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते। दुर्भाग्य से वायना दल के भीतर की आंतरिक कलह के कारण लबाब के शरीर में घाव निकालना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा यह धीरे धीरे और भी गंभीर होता जा रहा था। अगर ध्रुव संयोग से नहीं आता तो संभावना थी कि लबाब की आंतरिक चोटें भड़क उठतीं और 2 साल से भी कम समय में उसकी मृत्यु हो जाती।
लबाब के शरीर में छिपी चोटों को भांपते हुए ध्रुव ने लबाब को समझाया। हालांकि एक क्षण बाद ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और लबाब के लिए खाली जगह से एक गोली निकाली। लबाब ने गोली की परत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ध्रुव के हाथ को देखते हुए उसका चेहरा उदास था, जो बेतरतीब ढंग से खाली जगह को चीरता हुआ जा रहा था। जब उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से प्रचंड शक्ति का अचानक संचार हुआ, तभी लबाब अचानक जाग उठा। उसने जल्दी से अपने शरीर में शक्ति को ऊपर उठाया और उसे शुद्ध करना शुरू कर दिया। ध्रुव के हाव भाव नहीं बदले। वह अब भी उदासीन भाव से चाय की मेज के पास बैठकर चाय पी रहा था। हालांकि उसकी भौहों के बीच हल्की सी सिकुड़न ध्रुव के दिल में बेचैनी की लकीरें दिखा रही थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप इंतजार करता रहा। रात का समय यागर शहर अजिमा दल में टकराना। अजिमा दल के लीडर सुबीर ने अपना बड़ा हाथ जोर से मेज पर पटका, जिससे देवदार की लकड़ी से बनी पूरी मेज चकनाचूर हो गई। सुबीर की दोनों आंखें अंतहीन हत्या की भावना से भरी थीं। उसके शरीर से महाशक्ति पूर्वज रैंक के शिखर पर बैठे एक योद्धा की आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे दल के चर्चा कक्ष में मौजूद सभी लोगों के मुंह और नाक से एक धीमी सी खर्राटे की आवाज निकल रही थी। एक एक करके वे बड़े हॉल से बाहर चले गए और केवल सुबीर ही बड़े हॉल में अकेला रह गया, जो गुस्से से दहाड़ रहा था। हम वायना दल, लबाब, तुमने सचमुच मुझसे सीधे टकराने की हिम्मत की। शाबाश। चूंकि तुम्हें लगता है कि वायना दल बहुत समय से मौजूद है, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हम। सुबीर का चेहरा क्रूरता से भर गया और वह हॉल के बाहर की ओर दहाड़ता हुआ गया। अगले ही पल एक इंसान तुरंत दौड़कर अंदर आया। सुबीर ने अपना मुंह खोला और फिर से दहाड़ा। चलो जाकर देखते हैं कि क्या बड़े बुजुर्ग अपने एकांतवास से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा था कि वे आज बाहर आएंगे। अगर वे बाहर आ गए तो वायना दल का नाश हो जाएगा। हे, लीडर सुबीर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बूढ़ा आदमी पहले ही बाहर आ चुका है। मुझे बस यह नहीं पता कि लीडर वायना दल को कब खत्म करने की योजना बना रहा है। जैसे ही सुबीर ने बोलना समाप्त किया, एक बूढ़ा व्यक्ति हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। भांग के कपड़े पहने उस बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से दिन में हुई घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि वह अभी भी अपने दल के लीडर के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ था। चूंकि सुबीर ने कहा था कि वह अगले दिन कार्रवाई करेगा, इसलिए वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को अगली सुबह तक जीवित नहीं रहने देगा। इसीलिए उसने इस समय यह प्रश्न पूछा। यह सुनकर सुबीर मुस्कुराया और उसने भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जो धीरे धीरे हॉल में चल रहा था। फिर उन्होंने कहा, चूंकि बड़े बुजुर्ग अपने एकांतवास से बाहर आ गए हैं, इसलिए अब वायना दल को खत्म करने का सबसे अच्छा समय है। यह सुनकर भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। दोनों ने आगे कोई बातचीत नहीं की और हॉल से बाहर चले गए। कदमों की आहट के बीच अजिमा दल के सभी कुलीन योद्धा इकट्ठा हो गए थे। वे बस वायना दल को मारने के सुबीर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से अजिमा दल की बड़ी गतिविधियां वायना दल की जांच से बच नहीं सकती थीं। इसके अलावा अजिमा दल की जीत पहले से ही उनके हाथ में थी, इसलिए उन्हें चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे सभी बड़े बड़े कदमों से चल रहे थे। उनकी आवाजें आसमान को हिला रही थीं। पूरा यागर शहर थोड़ा शोरगुल से भर गया। हर कोई अजिमा दल और वायना दल के बीच युद्ध के अंतिम परिणाम पर बहस कर रहा था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि अजिमा दल अंतिम विजय प्राप्त कर पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायना दल के काम करने के तरीके को यागर शहर के लोगों ने सचमुच स्वीकार किया था। हालांकि और भी लोग थे जो केवल आहें भर सकते थे। हालांकि वायना दल अच्छा था। दल का भाग्य पहले ही समाप्त हो चुका था। दल का विनाश पहले से ही अपरिहार्य था। भले ही वायना दल बच निकले, वे हमेशा के लिए बेघर कुत्तों का जीवन ही जी सकते थे। वे फिर से कैसे उठ सकते थे? वायना दल। फर्क सिर्फ इतना था कि मौजूदा वायना दल शांत और शांतिपूर्ण था। आने वाले बड़े युद्ध को लेकर
किसी को जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो इन सब का उनसे कोई लेना देना ही न हो। वे अपने अपने काम में लगे थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि अजिमा दल वायना दल पर हमला करने वाला है। हालांकि उस दल में ध्रुव था, एक वरिष्ठ जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर अजिमा दल अपनी सारी सेना भी लगा दे तो भी वे क्या कर सकते थे? वे फिर भी हार कर लौटेंगे। यह भी संभव था कि वे सभी वायना दल में ही मर जाएं। हालांकि वे ऐसा सोचते थे, लबाब ने ऐसा नहीं सोचा था। लबाब ने वायना दल के आलसी सदस्यों को देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वायना दल का उत्थान और पतन पूरी तरह से एक ऐसे वरिष्ठ के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता था जिससे उसकी मुलाकात एक दिन से भी कम समय के लिए हुई थी। इसके अलावा ध्रुव के वायना दल में बने रहने का कारण ध्रुव का लिहान के प्रति अच्छा प्रभाव ही था। वायना दल का अंत कैसे हुआ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए वायना दल के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए लबाब के पास यह कहानी गढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था कि ध्रुव वायना दल के मामलों की परवाह नहीं करेगा। जब सभी ने यह सुना तो उनके दिल दहल गए और कुछ बेचैन हो गए। हालांकि इस समय वायना दल के बाहर युद्ध की आहट गूंज उठी। वायना दल के सदस्य इस समय जाग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़ा युद्ध पहले ही आ चुका था। लबाब ने वायना दल की हवेली के बाहर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। वहां दो आभाएं थीं जिनसे वह बेहद भयभीत हो गया। एक की आभा इतनी शांत थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, जबकि इन दो आभाओं ने उसके पूरे शरीर को बर्फ जैसी ठंड से भर दिया। जब वायना दल के लोगों ने भी इन दो शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया तो वे इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे मौत के समान पीले पड़ गए। उनके चेहरे राख जैसे हो गए और एक साधक की न्यूनतम लड़ाकू भावना भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। पूर्ण शक्ति के सामने उन्होंने अंततः पीछे हटने का फैसला किया। उस तरह की शक्ति का वे मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस तरह की शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। दल लीडर, पहले बुजुर्ग और अन्य 5 लोग मिलकर भी काम करें तो भी वे निश्चित रूप से इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक ध्रुव कोई कदम नहीं उठाता। हालांकि अभी ध्रुव ने उन्हें पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए अब इस लड़ाई को लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वायना दल के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। यह देखकर लबाब के मन में विचार तेजी से घूम गए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने वायना दल के लोगों से चिल्लाकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सब हार मानने को इतने तैयार हो? तुम्हारी हार से बुजुर्ग ध्रुव के मन में हमारे वायना दल के लिए जो थोड़ी बहुत अच्छी छाप है वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर तुम में लड़ने का साहस नहीं है तो तुम बुजुर्ग ध्रुव के अनुग्रह और मदद की कैसे उम्मीद कर सकते हो? बिना शक्ति और साहस वाला दल बुजुर्ग का समर्थन कैसे प्राप्त कर सकता है? आओ, अपना साहस दिखाओ और बड़े ध्रुव को हमारी कीमत दिखाओ। लड़ो, हमारे खून का इस्तेमाल हमारे वायना दल के अनंत काल के गौरव के लिए करो। सब लोग उठो, हमला करो। अजिमा दल के उन दरिंदों को मार डालो। लबाब जितना ज्यादा बोलता गया उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता गया। अंत में वह भीड़ पर गरजता हुआ भी दिखाई दिया। वायना दल के कई योद्धा भी प्रभावित हुए। सबने हाथ उठाकर एक साथ चिल्लाया, लड़ो, अजिमा दल के उन दरिंदों को हराओ। उन्हें दिखा दो कि हमारा वायना दल कायर पैदा नहीं करता। उन सबको मार डालो। लड़ो, लड़ो, हमारे दल की शान के लिए लड़ो। एक पल में वायना दल में हर कोई भविष्य के वैभव से रोमांचित हो उठा। उन्होंने अपने शरीरों में शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। रंग बिरंगी शक्ति के साथ असंख्य चमकदार रोशनियां आसमान की ओर उठ गईं। जैसे ही उनकी आभा बढ़ी, वायना दल की हवेली में हर किसी के शरीर से, चाहे वे पुरुष हों या महिला, बूढ़े हों या जवान, शक्ति बेतहाशा बाहर निकल आई, जिससे अनगिनत रंग बिरंगे प्रकाश के पर्दे बन गए जिन्होंने पूरे वायना दल को ढक लिया। यहां तक कि 5 बुजुर्ग जो पहले ध्रुव द्वारा घायल होने के बाद आराम कर रहे थे, एक शक्ति की आभा उत्सर्जित करने लगे। उन्होंने बलपूर्वक अपने शरीर को सहारा दिया
और वायना दल की हवेली के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। ध्रुव, जो अतिथि कक्ष में था, ने भी इस क्षण अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह वायना दल इतना बुरा नहीं है। शायद यह सचमुच मेरी मदद के लायक है। इस समय वायना दल के निवास के बाहर काले वस्त्र पहने और चेहरे पर काले कपड़े से ढके योद्धाओं के एक बड़े समूह ने पूरे वायना दल को इतनी कसकर घेर लिया था कि एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती थी। वायना दल के प्रवेश द्वार को देखते ही सभी के चेहरे घबराहट और उत्तेजना से भर गए थे। वायना दल के भीतर से आती दहाड़ की लहरों से वे पहले ही सुन चुके थे कि वायना दल इस बार सचमुच पूरे दल की ताकत से लड़ने वाला है। जैसा कि कहावत है, जब दो बाघ लड़ते हैं तो एक का घायल होना निश्चित है। वर्तमान में हालांकि अजिमा दल पूरी तरह से बढ़त पर दिख रहा था, क्योंकि वायना दल ने बड़ी लड़ाई से कुछ मिनट पहले इतना हंगामा करने की हिम्मत की। इसका मतलब था कि उनके पास कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। चूंकि ऐसा था, इसलिए उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत थी। हालांकि यह केवल अजिमा दल के आम लोगों के लिए था। भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी उसके स्तर का न हो, पूरा भरोसा था कि वह वायना दल को हरा सकता है। इसलिए उसने वायना दल की प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाया और उसे नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खुलने की चरमराहट की आवाज के बाद वायना दल का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला। सैकड़ों आकृतियां दरवाजे से बाहर निकलीं। सभी के हाथ में हथियार थे और वे अजिमा दल के लोगों को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। लबाब ने दूर से ही उन लोगों पर नजर डाली जिन्हें अजिमा दल अपने साथ लाया था। अजिमा दल अपने साथ लाए लोगों की कुल संख्या शायद वायना दल से कहीं ज्यादा थी। इससे लबाब का दिल थोड़ा बैठ गया। लोगों की इस अतिरिक्त संख्या के साथ उन दो आभाओं के अलावा जिनसे वह बेहद भयभीत था, यह संभावना थी कि वायना दल आज ध्रुव की मदद के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। ध्रुव वास्तव में मदद करेगा या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। लबाब अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही लबाब दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उनके बाएं कंधे पर एक हाथ रख दिया गया। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि यह प्रथम बुजुर्ग ही थे जो अपनी चोटों के बावजूद लड़ने आए थे। उनके पीले चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वह लड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही लबाब उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने वाले थे, प्रथम बुजुर्ग ने अचानक कहा, दल लीडर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, यह बूढ़ा अभी भी वायना दल का सदस्य है। अगर मैं घायल भी हो जाऊं तो भी मुझे दल के लिए लड़ना होगा। आज की बात के बाद यह बूढ़ा समझ गया है कि उस बुजुर्ग ने जो कहा वह सही था। इस बूढ़े के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं। कोई दल घमंडी कैसे हो सकता है? वे प्राचीन कुलीन लोग जो दल की निरंतरता के लिए विनम्रता का इस्तेमाल करते हैं। मेरा वायना दल बस एक छोटा सा सीमावर्ती दल है। घमंडी होने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? अगर मेरा वायना दल आज बच सकता है तो यह बूढ़ा अब दूसरे दलों के मामलों में दखल नहीं देगा। सब कुछ दल के लीडर पर निर्भर करेगा। पहले बुजुर्ग के शब्द अतुलनीय रूप से ईमानदार थे, जिससे लबाब उनका खंडन करने में असमर्थ हो गए। इसके अलावा पहले बुजुर्ग उस समय गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए लबाब केवल अपना सिर हिलाकर सहमति दे सके। इसके बाद उन दोनों ने अजिमा दल के लीडर सुबीर और भांग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा। पहले बुजुर्ग की नजरें अभी उस बूढ़े आदमी से मिली ही थीं कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव उभर आया। काफी देर बाद उसने दो शब्द कहे, तुम मरे नहीं हो। बूढ़े के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए वायना दल के प्रथम बुजुर्ग से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। कैसा है? क्या तुम बूढ़े आदमी को देखकर बहुत उत्साहित हो? यह सही है, यह बूढ़ा आदमी मरा नहीं है। न केवल मैं मरा नहीं हूं, बल्कि बूढ़े आदमी ने महाशक्ति पूर्वज रैंक की ताकत भी प्राप्त कर ली है। कैसा है? क्या तुम यह खुशखबरी सुनकर खुश हो? हाँ हाँ हाँ, यह सुनकर प्रथम बुजुर्ग
और वायना दल के सभी लोगों के दिल कांप उठे। उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनके चेहरे उस बूढ़े को देखकर स्तब्ध रह गए। महाशक्ति पूर्वज रैंक, वह एक ऐसा परम अस्तित्व था जो इस यागर शहर में 100 वर्षों तक प्रकट नहीं होगा। एक बार महाशक्ति पूर्वज प्रकट हो जाए तो उनके वायना दल को क्या माना जाएगा? तुम एक महाशक्ति पूर्वज बन गए हो, फिर तुम अभी भी इस यागर शहर में क्यों हो? क्या तुम्हें ऊपर के लोगों द्वारा नहीं ले जाना चाहिए था? यह सुनकर प्रथम बुजुर्ग का शरीर कांप उठा। इसके बाद उसने अविश्वास से उस बूढ़े से पूछा। भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने यह सुनकर ठंडी खर्राटे भरी। उसने वायना दल के पहले बुजुर्ग की ओर मुंह करके कहा, मैं स्वाभाविक रूप से नियमों से वाकिफ हूं। एक बार किसी की ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाए तो उसे देर सवेर जाना ही होगा। हालांकि मैं तो बस अभी इस रैंक पर पहुंचा हूं। मुझे मत बताओ कि मुझे घर पर एक रात आराम करने और कल जाने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर, पहले बुजुर्ग, इतने सालों में तुम्हारी ताकत में बहुत कम ही सुधार हुआ है। तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। हाँ, वो पहले वाला जीनियस कहाँ है? वो पहले वाला परम जीनियस कहाँ है? अब देखने से तो लगता है कि वो बस औसत दर्जे का है। हाँ, भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के शब्दों में एक उपहासपूर्ण लहजा था, जिससे वायना दल के पहले बुजुर्ग को इतना गुस्सा आया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। अगर इस समय उसके शरीर में गंभीर चोट न लगी होती तो शायद वह बहुत पहले ही आगे बढ़कर भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी से लड़ चुका होता। इस क्षण लबाब को मानो कुछ याद आ गया। इससे पहले उसे भांग के कपड़े पहने वह बूढ़ा आदमी बस थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगा था। जब उसे यह बात याद आई तो उसका चेहरा, जिस पर थोड़ी लालिमा आ गई थी, तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। काफी देर बाद ही उसने कुछ कांपती हुई आवाज में बात की। तुम अजमा दल के पुराने पीढ़ी के प्रथम बुजुर्ग बुराना हो। यह सुनते ही वायना दल के सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। बुराना, यह एक ऐसा नाम था जिससे वायना दल के सभी लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। जब बुराना युवा थे तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। वह दूसरे दलों के कुछ लोगों से थोड़े कमजोर भी थे। हालांकि बुराना में अदम्य दृढ़ता थी। हालांकि उनकी ताकत दूसरों से कमजोर थी, लेकिन अगर वह ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करते तो उनकी ताकत को शायद ही मजबूत माना जा सकता था। हालांकि जब उनकी ताकत शक्तिमान रैंक तक पहुंच गई तो किसी अज्ञात कारण से वह अचानक गायब हो गए। उस समय किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। उनके दृष्टिकोण से वह केवल एक छोटा शक्तिमान था और निश्चित रूप से कहीं मर गया होगा। हालांकि कुछ महीनों के लिए उनके गायब होने के बाद वायना दल को अचानक पता चला कि उनके दल के सदस्यों की संख्या कम हो रही है। वे सभी अजीब तरह से बिना किसी कारण के मर गए थे। इसके अलावा मरने वालों की ताकत बढ़ रही थी। उनमें से कुछ तो शक्ति सम्राट रैंक तक भी पहुंच गए थे। इससे वायना दल के सदस्य घबरा गए। बाद में पता चला कि यह बुराना ही था जो सबको मार रहा था, और उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि वह हत्या की एक खतरनाक कला सीख गया था। यहां तक कि एक शक्ति सम्राट के लिए भी उससे निपटना मुश्किल होता। अंततः वायना दल के वर्तमान प्रथम बुजुर्ग की भी उसने हत्या कर दी। हालांकि अंतिम परिणाम अभी भी असफल रहा, लेकिन प्रथम बुजुर्ग, जिनकी उस समय प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, उसको भी बुराना ने नष्ट कर दिया था। वह वायना दल का एक अपंग बन गया था और पिछले 100 वर्षों से वायना दल का सबसे बड़ा उपहास का पात्र बन गया था। इससे भी वायना दल क्रोधित हो गया। एक ओर उन्होंने वायना दल के सच्चे योद्धा को बुराना का पीछा करने के लिए भेजा। दूसरी ओर उन्होंने खुद को थोड़ा सा छुड़ाने की उम्मीद में अजिमा दल के साथ परेशानी मोल ली। हालांकि अंत में यह फिर भी विफलता में समाप्त हुआ। हालांकि वायना दल ने उस समय प्रथम बुजुर्ग को बताया था कि बुराना चट्टान से गिरकर मर गया था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक औपचारिक मामला था। जैसी कि उम्मीद थी, बुराना नहीं मरा। न सिर्फ वह मरा नहीं, बल्कि उसकी ताकत भी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। वह वायना दल के पहले बुजुर्ग से भी ज्यादा ताकतवर था।
लबाब ने अपने दल के सदस्यों की आंखों में उदासी के निशान देखे और अचानक चीख पड़ा, हमारे वायना दल के कल की खातिर आगे बढ़ो। अजिमा दल के इन सभी बदमाशों को मार डालो। उसकी आवाज गूंजने से पहले ही उसने मोर्चा संभाल लिया और आगे बढ़ गया। सभी ने दल लीडर की हताश मुद्रा देखी और ध्रुव को याद किया, जो अभी भी वायना दल के भवन में था। उनके दिलों में एक जबरदस्त युद्ध की भावना जाग उठी। उन्होंने अपने हाथों में धारदार तलवारें लहराईं और शक्ति बेतहाशा बढ़ी। एक पल में उन्होंने अजिमा दल के सदस्यों पर हमला बोल दिया। प्रथम बुजुर्ग, लीडर लबाब और बाकी लोग अजिमा दल के लीडर सुबीर और भांग के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर टूट पड़े। इस अचानक हमले के कारण अजिमा दल के सदस्य शुरुआत में ही पूरी तरह से परास्त हो गए। हालांकि वायना दल के सदस्यों की युद्ध भावना पहले ही भड़क चुकी थी और वे सभी अपनी जान की बाजी लगाकर हमला करते दिखाई दे रहे थे, फिर भी अजिमा दल के पास बड़ी संख्या में लोगों का होना एक फायदा था। कुछ ही समय बाद अजिमा दल की मानव तरंग रणनीति ने वायना दल को दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि वायना दल का जल्द ही पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि युद्धभूमि में अभी भी एक जगह थी जहां वायना दल के सदस्य मजबूती से जमे हुए थे। अजिमा दल ने चाहे जिस तरह से हमला किया हो, वायना दल के सदस्यों ने उन्हें बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। ध्रुव ने गौर से देखा और महसूस किया कि ये वही लोग थे जिनका नेतृत्व लिहान कर रहा था। लिहान ने ध्रुव को आमंत्रित करने के लिए अपने दल की पूरी ताकत लगाने की पूरी कोशिश की थी। यह देखकर अजिमा दल के पहले बुजुर्ग थोड़े उदास हो गए। उसने तुरंत एक ठंडी, सिसकारी भरी और अजिमा दल के उन योद्धाओं को, जिन्हें वायना दल के सदस्यों द्वारा लगातार पीटा जा रहा था और पीछे धकेल दिया गया था। उसका शरीर हिला और वह उस जगह की ओर दौड़ा जहां लिहान मौजूद था। वायना दल में ध्रुव को वायना दल के निवास के बाहर हो रही लड़ाई का आभास हुआ, साथ ही बुराना का भी, जो लिहान की ओर बढ़ रहा था। उसने ठंडी हौंसी निकाली और वायना दल के निवास के आंगन में टहलने लगा। तालाब में कुछ मछलियों को भोजन के लिए लड़ते देखकर ध्रुव ने लापरवाही से अपने पास एक पत्थर उठाया और सबसे बड़ी मछली के सिर पर फेंक दिया। पत्थर के गिरने से पहले ही मछली तेजी से किनारे की ओर खिसक गई। उसी समय भांग के वस्त्र पहने बुजुर्ग बुराना, जो वायना दल के निवास के बाहर था, भी एक पल के लिए रुक गए। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गया। उनकी आत्मा की गहराइयों से एक हड्डियां कौंपा देने वाली अनुभूति उमड़ पड़ी। उसका शरीर भी अचानक दर्जनों फीट पीछे हट गया, फिर वह रुक गया। उसका शरीर आगे की ओर झुका, दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और कांपती आवाज में बोले, क्या मैं जान सकता हूं कि किस सीनियर ने इस जूनियर के साथ ऐसा मजाक किया? मुझे उम्मीद है कि वह सीनियर एक तरफ खड़ा होकर देख सकता है। कृपया इस जूनियर के मामले को सुलझाने का इंतजार करें, उसके बाद ही मैं उससे माफी मांगूंगा। यह जूनियर पहले ही सीनियर का शुक्रिया अदा करता है। बुराना बोलते समय बेहद सावधान था, मानो उसे इस रहस्यमयी योद्धा को नाराज करने का डर हो। जब दूसरों ने बुराना की अजीब हरकतें देखीं, तो वे भी थोड़े स्तब्ध रह गए। तुरंत वायना दल के सभी सदस्यों ने उत्साह से भरे चेहरों के साथ वायना दल के निवास के अंदर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ध्रुव का आकार उनकी नजरों में नहीं आया, लेकिन उसके शब्द वायना दल के निवास से बाहर निकल गए। ध्रुव के शब्द, जो एक मजाक जैसे लग रहे थे, ने अजिमा दल के सदस्यों के हाव भाव को नाटकीय रूप से बदल दिया। चूंकि तुम सब मुझे मारने आए हो, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। असल में मैं हाल ही में अच्छे मूड में था और कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने दिया। चूंकि ऐसा ही है, तो मुझे दोष मत दो। अपनी बात पूरी करते हुए ध्रुव ने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया और वायना दल के द्वार पर प्रकट हुआ। बुराना को देखते हुए उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं हुई। उसकी नजर से बुराना का शरीर जोर से कांप उठा। वह तेजी से आकाश से नीचे उतरा और ध्रुव के पास दौड़ा। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव को प्रणाम किया। यह जूनियर बुराना सीनियर का अभिवादन करते हैं।
आज की घटना अजिमा दल की युवा पीढ़ी की अज्ञानता के कारण हुई है, जिससे सीनियर का आराम भंग हुआ। मुझे उम्मीद है कि सीनियर हमें माफ कर देंगे। मैं उन्हें वापस भाग जाने के लिए बोलूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जल्दी से अजिमा दल के सदस्यों की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तुम सब लोग वापस भाग जाओ। तुम अज्ञानी मूर्खों का झुंड हो। तुमने वरिष्ठ के आराम में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जीने से थक गए हो? भाग जाओ। तुम सब लोग वापस भाग जाओ। किसी को भी 1 महीने तक दल से आधा कदम भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ। चिल्लाने के बाद बुराना ने मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। हालांकि उसने देखा कि ध्रुव की साफ आंखों में अभी भी कोई लहर नहीं थी। ध्रुव का चेहरा उसे देखते ही ठंडा पड़ गया। बुराना के हाव भाव बदल गए। वह बस मुड़कर डांटना जारी रखने ही वाला था कि ध्रुव ने हाथ हिलाया और उदासीनता से अपना मुंह खोला। तुम्हें मुझे दिखाने के लिए कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अजिमा दल से आज जो भी आया है वह जरूर मरेगा। और तो और, तुम तो उस इंसान को भी मारना चाहते हो जो मुझे अच्छा लगता है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। इसलिए जब तुम आए ही हो तो यहीं रहो। ध्रुव के शब्द अतुलनीय रूप से शांत थे। हालांकि इससे बुराना के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसका शरीर हिल गया और वह अचानक क्षितिज की ओर दौड़ा, यहां से भागने की कोशिश में। ध्रुव अपनी आंखों के नीचे से एक छोटे से महाशक्ति पूर्वज को कैसे बच निकलने दे सकता था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से नीचे पटक दिया। तेजी से भाग रहे बुराना के मुंह से एक धमाका निकला और वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा मानो उसे कोई जोरदार झटका लगा हो। अंत में उसके शरीर से एक धमाका निकला और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल की लहरें उठीं। धूल के छोंटते ही सभी ने देखा कि बुराना का पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह बिना किसी आभा के जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर के घावों से ताजा खून की लहरें फूट रही थीं, जिससे जमीन का एक बड़ा हिस्सा लाल हो गया था। बुराना की लाश देखकर सभी दंग रह गए। यहां तक कि अजिमा दल के जो सदस्य जमीन पर लौट रहे थे, उनके चेहरे पर भी भाव नहीं रहे। फिर वे पागलों की तरह भागने लगे। यहां तक कि अजिमा दल के उच्च वर्ग के लोग भी यही स्थिति में थे। ध्रुव की आंखें अजिमा दल के सभी लोगों को देखते हुए उदासीन थीं। उसने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और उसे कसकर भींच लिया। कोई भी देख सकता था कि अजिमा दल के लोगों को एक चीख निकालने का भी समय नहीं मिला था कि वे पल भर में खूनी कोहरे में बदल गए। यह धीरे धीरे हवा में फैल रहा था, जिससे एक घनी खूनी गंध फैल रही थी, जिससे उल्टी आने का मन कर रहा था। वायना दल के सभी लोग एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ऐसी रणनीति, ऐसा चरित्र और ऐसा निर्दयी इंसान और निर्दयी हमला। यह बुजुर्ग वाकई असाधारण था। अगर वायना दल उससे दोस्ती कर लेता तो भविष्य में दक्षिण पश्चिम सीमा को एकीकृत करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। यह सोचकर सभी ने ध्रुव की ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। कुछ तो घुटनों के बल भी बैठ गए थे। वे इस बुजुर्ग ध्रुव के एक शिष्य चुनने का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव ने बस एक नजर उन पर डाली और फिर अपना सिर घुमाकर लिहान की तरफ देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और लिहान को पास आने का इशारा किया। ध्रुव ने लिहान की तरफ देखा, जो उसके सामने खड़ा था, जिसका शरीर किसी के खून से लथपथ था। तुम एक हकीम हो, है ना? यह सुनकर लिहान की आंखें चमक उठीं। उसने ध्रुव को जवाब दिया, बुजुर्ग, मैं सचमुच एक हकीम हूं। दुर्भाग्य से मेरे पास अनुभव की कमी है और मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरी क्षमता हमेशा रैंक 4 हकीम के स्तर का ही रहा है। बुजुर्ग, कृपया मुझ पर हौंसिए मत। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया और लिहान की ओर स्वीकृति भरी आंखों से देखा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई दिया। ध्रुव ने लापरवाही से उसे लिहान की ओर उछाला और आगे बोला, यह रैंक 8 के हकीम का जीवन भर का अनुभव है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम इसे सीख सकते हैं।
एक हकीम के रूप में तुम्हें भविष्य के विकास और प्रगति में यह कुछ मददगार साबित होगा। लिहान का शरीर लगभग ढह गया। एक रैंक 8 का हकीम, हकीमों के शिखर पर यही अस्तित्व था। फिर भी ध्रुव ने लापरवाही से उसे किसी और को दे दिया था। अगर किसी निचले दर्जे के हकीम को यह पता चलता तो मुमकिन था कि वे तुरंत दौड़कर आ जाते और उसे ध्रुव से बदलने की हर संभव कोशिश करते। लिहान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी उसका गला हिला और उसने मुंह में लार भर ली। हाथ में रखे स्क्रॉल को देखते ही उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसके घुटने मुड़ गए और वह ध्रुव की ओर झुक गया। उसी समय उसने अपने मुंह से एक वाक्य उगल दिया, वरिष्ठ, मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। गुरुदेव, कृपया अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही उसने यह कहा, लिहान जमीन पर घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन ध्रुव ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और एक हल्की सी ताकत ने लिहान के शरीर को सहारा दिया, जो जमीन पर घुटने टेकने ही वाला था। मैंने तुम्हें अभ्यास में मदद करने के लिए रैंक 8 के हकीम का अनुभव दिया है, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे धन्यवाद दो, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तुम्हारी साधना दृढ़ है और तुम्हारा साहस अच्छा है। जहां तक तुम्हारा मुझे अपना गुरु मानकर पूजन करने का प्रश्न है, तो तुम इसके योग्य नहीं हो। सच कहूं तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं तुमसे कहीं बेहतर था। अगर तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानकर पूजना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि पहले तुम एक अच्छे हकीम के स्तर तक पहुंचो। कम से कम तुम्हें रैंक 8 के स्तर तक तो पहुंचना ही चाहिए। जैसे ही ध्रुव के शब्द निकले, रैंक 4 हकीम लिहान ने भी अपना चेहरा जोर से हिलाया। रैंक 8 का हकीम ही उसका शिष्य बनने का हकदार था। ध्रुव इतना शक्तिशाली था, यह अकल्पनीय था। ये शब्द सुनते ही लिहान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और बोलना बंद कर दिया। यागर शहर, वायना दल का निवास, मुख्य हॉल। इस समय मुख्य हॉल में कुछ ही लोग थे और लिहान उनमें से एक था। मुख्य हॉल में बैठने की व्यवस्था पहले से बिल्कुल अलग थी। मुख्य सीट 1 से 2 में बदल गई थी। लबाब और ध्रुव एक साथ बैठे थे, जबकि बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग मुख्य हॉल के दोनों ओर की सीटों पर बैठे थे। हालांकि उनकी सीटें थोड़ी दूर थीं, फिर भी बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान थी। बड़े बुजुर्ग के पीछे लिहान खड़ा था। इस समय लिहान भी ध्रुव को सम्मान की नजर से देख रहा था। उसकी आंखें गहरी भावनाओं से भरी थीं। लबाब ने पहले ध्रुव को देखकर मुस्कुराया, फिर सबके सामने खड़ा हुआ और ध्रुव का सामना करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। जिस क्षण वह खड़ा हुआ, वायना दल के बुजुर्ग भी खड़े हो गए और लिहान और लबाब के साथ ध्रुव का सामना किया। अचानक लबाब ने एक घुटने पर बैठकर अपने हाथों को कप में भर लिया और ध्रुव को प्रणाम किया। बड़े बुजुर्ग, लिहान और नीचे के अन्य लोग भी लबाब के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए और लबाब के साथ चिल्लाए, वरिष्ठ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में आपका अनुसरण करने और आपको अपना लीडर मानने का संकल्प लेंगे। हमें उम्मीद है कि वरिष्ठ हमारी बात मानेंगे। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। यह लबाब न सिर्फ मुझे धन्यवाद देना चाहता है, बल्कि मेरा अनुसरण भी करना चाहता है। यह हिसाब किताब वाकई बुरा नहीं है। ध्रुव मन ही मन मंद मुस्कुराया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हुआ और लबाब से पूछा, मैं आपके दल के पुस्तकालय में जाना चाहता हूं, मुझे इसके बारे में बताओ। ध्रुव वायना दल के पुस्तकालय में जाना चाहता था। ध्रुव ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह उन जड़ी बूटियों की जांच करना चाहता था जो उसे प्राचीन वीरान जंगल में मिले थे, जिनका नाम वह खुद भी नहीं जानता था। हालांकि ये शब्द लबाब को बिल्कुल अलग लगे। लबाब के नजरिए से ध्रुव अपने इरादों को साबित करने के लिए अपने कार्यों का इस्तेमाल कर रहा था। इससे वायना दल के लीडर लबाब, जो लंबे समय से एक उच्च पद पर थे, बेहद उत्साहित हो गए। यह जानना जरूरी है कि अगर भविष्य में वायना दल का बहुत मजबूत समर्थन रहा, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के उन पुराने योद्धाओं को भी ध्रुव पर कोई कदम उठाने से पहले
2 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए ध्रुव का सवाल सुनकर लबाब बिना हिचकिचाए सहमत हो गया और उसके सामने रास्ता दिखाने लगा। इस बार ध्रुव ने एक अतिथि के रूप में अपनी भूमिका पूरी की और आगे बढ़ने की पहल नहीं की, बल्कि उसने लबाब को आगे बढ़ने दिया। इससे वायना दल के लीडर को इज्जत मिली और वह बेहद खुश हुआ। वह रास्ते भर संतुष्ट और हौंसता रहा, लेकिन भीतर से चालाक था। उसे पता था कि पीछे ध्रुव जैसा मजबूत व्यक्ति मौजूद है, इसलिए उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की और संयम से व्यवहार किया। ध्रुव ने चुपचाप सिर हिलाया, चेहरे पर भाव छिपाए रखे और किसी को अपने मन की बात जाहिर नहीं होने दी। यही उसकी चतुराई थी, जिसने उसे हमेशा आगे रखा। रास्ते में दोनों खामोश रहे। ध्रुव के चेहरे पर शांति और आंखों में उम्मीद थी, जबकि लबाब ने अपने मन की बातें दबा रखीं। आखिरकार वे दोनों लंबे रास्ते के बाद वायना दल के छिपे तहखाने और वहां स्थित खुफिया पुस्तकालय तक पहुंच गए। चारों ओर बांस का जंगल था, जो जगह को रहस्यमयी बना रहा था। वहां कुछ योद्धा भी गुप्त रूप से पहरा दे रहे थे। तहखाने के सामने 2 काले कपड़े पहने बुजुर्ग खड़े थे। उनकी हरकतों से लबाब असंतुष्ट हुआ और उन्हें घूरा। वे तुरंत निगाहें फेरकर चुप हो गए। उसी क्षण लबाब की असली शेरमान नेतृत्व गरिमा नजर आई। फिर उसने ध्रुव की ओर देखकर मुस्कान ओढ़ ली, जिससे मंडप की रखवाली कर रहे बुजुर्ग मन ही मन खींच गए। 10 फुट ऊंचे उस साधारण मगर प्रभावशाली मंडप पर 3 सुनहरे शब्द चमक रहे थे, प्राचीन वायना पुस्तकालय। इन शब्दों को देखते ही ध्रुव की आंखों में संदेह उभर आया, मानो उनमें कोई गुप्त रहस्य छिपा हो। उसने तुरंत लबाब से पूछा, दल लीडर लबाब, यह पट्टिका यहां कब से है? लबाब ने ईमानदारी से बताया कि यह पट्टिका लगभग 700-800 साल पुरानी है और पहले सड़क किनारे रखी जाती थी। यह सुनकर ध्रुव को यकीन हो गया कि इसमें गहरा रहस्य है, जो वायना दल के पूर्वजों ने छोड़ा था। अफसोस कि वर्तमान वंशज इसे न समझ पाए और इसे साधारण पट्टिका मान बैठे। उसने आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा दल इस हालत तक पहुंच गया। यह सचमुच दुखद है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर शक और हैरानी छा गई। फिर उसने कहा कि यह पट्टिका उनके पूर्वजों की साधना का सार है, जो वंशजों की शक्ति बढ़ाने के लिए छोड़ी गई थी। यह सुनते ही लबाब ने पट्टिका को जमीन पर उतारा और उस पर प्रहार किया। पत्थर की पट्टिका चूर्ण में बदल गई और उसके भीतर से सुनहरी लहरें छोड़ती हुई असली पट्टिका निकली। जमीन पर गाड़ते ही उसके नीचे एक पट्टिका चूर्ण में हरे पत्थर का मंच प्रकट हुआ, जो वास्तव में प्रशिक्षण का स्थल था। लबाब तुरंत उस पर बैठ गया और साधना में डूब गया। कुछ ही देर में उसके शरीर से शक्तिशाली तरंगें फूटने लगीं और उसकी ताकत एक झटके में 8 सितारा शक्ति पूर्वज से महाशक्ति पूर्वज के शुरुआती स्तर तक पहुंच गई। यह सादे बीशर के लाइट कोट के देखकर सब बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर बाद लबाब ने साधना पूरी की और उत्साहित होकर ध्रुव का धन्यवाद किया। उसने कहा, बुजुर्ग ध्रुव, आपने हमारे पूर्वज का उपहार दिखाकर हमारे दल पर महान कृपा की है। कृपया इस मंच को भी हमारे उपहार के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर मंडप के बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। अगर मंच बाहरी व्यक्ति को दे दिया गया तो दल की शक्ति कम हो सकती थी। तभी अचानक आवाज गूंजी, यह प्रथम बुजुर्ग की थी। उन्होंने दल के सभी बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए लीडर के फैसले का समर्थन किया। सफेद चोगा पहने वे बाहर आए और बुजुर्गों को चुप कराते हुए ध्रुव की ओर मुस्कुराए। ध्रुव ने शांति से कहा, अगर मेरे भीतर थोड़ी भी उदारता न हो तो मेरी साधना व्यर्थ है, और यह स्वाभाविक है कि हर दल अपने खजाने की रक्षा करे। इतना कहकर वह मंच पर गया और हाथ रखकर साधना शुरू की। जैसे ही उसकी शक्ति मंच से जुड़ी, एक जबरदस्त चूषण शक्ति ने उसे दूसरी दुनिया में खींच लिया। वह जगह हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से भरी थी, जहां सांप, पक्षी और जानवर थे। तभी एक मधुर मगर शक्तिशाली आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और ध्रुव का दिल दहला दिया। तुम मेरे वायना दल के वंशज तो नहीं हो, है ना? यह सुनने के बाद ध्रुव के हाव भाव नहीं बदले। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। इस समय
ध्रुव ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। पिछली आवाज से इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत कम से कम एक मूल अवतार रैंक के स्तर की थी। इतनी ताकत के साथ वह लापरवाही करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसलिए ध्रुव बेहद आज्ञाकारी लग रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज फिर से सुनाई दी। एक धीमी आवाज के बाद ध्रुव के सामने का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। कंधे तक लंबे काले बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। क्या यह मेरे दल के वंशज हैं जिन्होंने तुम्हें इस पट्टिका का उपयोग करने की अनुमति दी है? ध्रुव ने इनकार नहीं किया। उसने सिर हिलाकर हां कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने भी सिर हिलाकर फिर कहा, अगर ऐसा है तो तुमने ही उन्हें पट्टिका पर लिखा रहस्य बताया होगा, है ना? ध्रुव के हाव भाव थोड़े बदले, लेकिन उसने फिर भी सहमति में सिर हिलाया। अगर इतना ताकतवर इंसान उसे सचमुच मारना चाहता तो कब का मार देता। उससे इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? अधेड़ उम्र के आदमी ने एक बार फिर सिर हिलाया। फौरन उसने एक उदास आह भरी। दूर क्षितिज को देखते हुए उसकी निगाहें भी कुछ बेजान हो गई थीं, मानो उसने अतीत में दल के गौरवशाली दिन देखे हों। बदकिस्मती से वे दिन पहले ही दूर हो चुके थे और अब उनके नहीं रहे। अतीत का गौरव इतिहास बन चुका था। अब सिर्फ एक उजाड़ वायना दल था, एक ऐसा वायना दल जो केवल बाहरी ताकत के भरोसे ही फिर से उठ खड़ा हो सकता था। एक पल बाद अधेड़ उम्र के आदमी की निगाहें आखिरकार एक बार फिर दृढ़ हो गईं। उसकी निगाहें एक बार फिर आशा से भर गईं। उसने अपना सिर घुमाया और आह भरते हुए ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव भी अचानक उसकी निगाहों से चौंक गया। उसने मुंह में लार का एक कौर निगला, मुंह का कोना सिकोड़ा और आधा कदम पीछे हटते हुए सूखी हौंसी हौंसी। अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह का कोना एक चाप की तरह उठ गया। चूंकि तुम्हें इस पट्टिका का उपयोग करने का अधिकार है, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरे वायना दल पर बहुत बड़ा उपकार किया होगा। मुझे लगता है कि मेरे वंशज भी तुम पर निर्भर रहेंगे। चूंकि ऐसा है, तो मेरे वायना दल के वंशज तुम्हारे अधीनस्थ होने चाहिए। हाँ, अपने अधीनस्थों की रक्षा करना एक महान व्यक्ति के रूप में तुम्हारा कर्तव्य माना जाना चाहिए। तब मेरा वायना दल तुम्हें सौंपा जाएगा। मुझे आशा है कि तुम मेरे वायना दल को उसके पुराने गौरव पर वापस ला सकते हो। मैं तुमसे अतीत में मुझसे आगे निकलने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब तक तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि मेरे वायना दल को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक स्थान मिल सके, यह पर्याप्त होगा। बेशक मुआवजे के रूप में मैं आकाश और धरती के महान शक्ति की अपनी सारी समझ और ज्ञान, जिसे मैंने अपने पूरे जीवन में विकसित किया है, तुम्हें सौंप दूंगा। तुम क्या सोचते हो इस बार में? यह सुनकर ध्रुव के हाव भाव थोड़े बदल गए। इसके तुरंत बाद उत्साह की एक लहर दौड़ गई। हालांकि अंत में वह अभी भी अनिश्चित और झिझक रहा था। हालांकि अपनी साधना बढ़ाना अच्छा था, फिर भी उसे कुछ और काम निपटाने थे। अगर वह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुका, तो संभवतः पुराण की खोज में लगने वाला समय बहुत देर से मिलेगा। इसलिए ध्रुव तय नहीं कर पा रहा था कि उसे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। अगर वह रुकता तो उसकी शक्ति बढ़ जाती और वह आकाश और धरती के महान शक्ति को समझ पाता, जिससे भविष्य में उसके लिए साधना करना आसान हो जाता। हालांकि अपने लक्ष्य की ओर उसकी प्रगति बहुत धीमी होती। वह अभी भी नहीं जानता था कि आतिश दैत्य भूत कौन था, वह उससे इतना परिचित क्यों था और वह कहां से आया था। ये सभी अज्ञात रहस्य थे जिनके उत्तर उसे खोजने थे। ध्रुव को नहीं पता था कि आतिश दैत्य भूत उसे मारने के लिए लोगों को लाएगा या नहीं। अगर वह सचमुच आता तो बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति होता जिसका ध्रुव सीधे सामना नहीं कर सकता था। उस समय अगर आतिश दैत्य भूत ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ध्रुव को जीवन मरण के एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप ध्रुव के लिए जल्दी से कोई निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति ध्रुव की चिंताओं को समझ पा रहा था। उसका अनुरोध थोड़ा ज्यादा लग रहा था। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर से ध्रुव की ओर देखा।
अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो तुमको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तुम्हारे पास कोई जरूरी काम है तो तुम्हें वायना दल में ज्यादा समय तक रहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम भविष्य में वायना दल को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ऊंचा स्थान दिला सकते हो और उसका पतन नहीं होने दे सकते, तुमको हर समय वायना दल में रहने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब वायना दल मुश्किल में हो तो तुम वायना दल की मदद कर सको, वायना दल की वंशावली को खत्म न होने दें। एक वरिष्ठ होने के नाते तुमसे मेरी बस यही एक गुजारिश है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी और अपने स्वर में विनती के भाव के साथ पूछा। यह देखकर ध्रुव ने आखिरकार सिर हिला दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखने वाली उसकी नजर में एक अतिरिक्त दृढ़ता झलक रही थी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति बेबसी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। सच कहूं तो हालांकि वह ताकतवर था और ध्रुव के लिए इस विरासत का आकर्षण था, लेकिन अंततः यह काफी नहीं था। दूसरे लोग इसे देख नहीं पाते, लेकिन वह कैसे न देख पाता कि ध्रुव की ताकत न केवल इतनी मजबूत थी कि वह उससे ज्यादा कमजोर न हो, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ध्रुव अभी भी युवा था, लेकिन उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 100 साल से ज्यादा का ट्रेनिंग की थी। इसलिए ध्रुव की प्रतिभा के साथ उससे आगे निकलना बस समय की बात थी। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाता तो इस दुनिया पर भी उसका स्थान बन सकता था। इसके बाद उसने ध्रुव की ओर देखा। हालांकि उसके लिए मुंह खोलना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी उसने आखिरकार अपनी बात कह दी। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ध्रुव से कुछ मुश्किल से बात की। छोटे दोस्त, इस बूढ़े आदमी का एक गुस्ताख अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे मान लोगे। ध्रुव ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी अधेड़ आदमी को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। अधेड़ आदमी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, यह बूढ़ा आदमी उम्मीद करता है कि तुम बिजली दंड की शपथ लेकर मेरा विश्वास अपने ऊपर सुनिश्चित कर लो। मुझे उम्मीद है कि तुम सहमत होंगे। यह सुनते ही ध्रुव के हाव भाव तुरंत बदल गए। बिजली दंड की शपथ एक भयानक चीज थी जिसके बारे में वह पहले सिर्फ जानता था। ध्रुव इतनी भयानक चीज को अपने साथ बंधे होने को कैसे स्वीकार कर सकता था? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और उसके दिल में गुस्से की एक लकीर उभर आई। वायना दल की मदद करने की उसकी इच्छा पहले से ही उसकी मूल बात थी, लेकिन अब यह बूढ़ा व्यक्ति चाहता था कि वह बिजली दंड की शपथ ले। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? इसलिए उसके चेहरे के भाव थोड़े अप्रिय थे। यह देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी असहाय होकर अपना सिर नीचे कर लिया और कोई रास्ता नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह ध्रुव को बाहर कर सकता था। दोनों ही पक्ष मुश्किल थे, लेकिन उसे यह करना ही था। एक पल सोचने के बाद ध्रुव आखिरकार शांत हो गया। इस बुजुर्ग ने जो कहा वह अनुचित नहीं था, इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ध्रुव ने आखिरकार अपने सिर के ऊपर 3 उंगलियां उठाईं और आकाश की ओर इशारा किया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं ध्रुव शौर्य के नाम पर आज शपथ लेता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, वायना दल की शांति की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, वायना दल समृद्ध होगा। उसी समय सुनहरे फलक के बाहर आसमान में गरजते बादल छा गए। दिन की असली गड़गड़ाहट यागर शहर के ऊपर आसमान में गूंज रही थी। बिजली की चमक ध्रुव के पास की जमीन पर गिरी, जिससे जली हुई जमीन के बड़े बड़े टुकड़े फूट पड़े। इससे लबाब और वायना दल के बाकी सदस्य जल्दी से पीछे हट गए और बांस के जंगल से निकल गए। जब गरजते बादल छूट गए और आसमान साफ हो गया, तभी सब फिर से इकट्ठा हुए। निश्चल ध्रुव को देखकर मानो सभी के दिलों में कोई जवाब आ गया हो। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप किनारे पर इंतजार करने लगे ताकि देखने आए दल के कुछ सदस्यों को भगा सकें। पत्थर के मंच के अंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बिजली दंड की शपथ लेते हुए ध्रुव को देखा और सहज भाव से सिर हिलाया, लेकिन ध्रुव ने फिर से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था,
जिससे अधेड़ उम्र का व्यक्ति थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जैसे ही वह पूछने के लिए मुंह खोलने वाला था, ध्रुव पहले बोल पड़ा। वरिष्ठ, चूंकि मैंने पहले ही बिजली दंड की शपथ ले ली है, तो क्या अब आपकी बारी है? यह सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने ध्रुव की तरफ शक भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है छोटे दोस्त? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को इसके बारे में बता सकते हो? ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए उसकी आंखों में उपहास का भाव था। उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वरिष्ठ को सच में पता नहीं है। चूंकि ऐसा है, जूनियर आपको ठीक से समझा देगा। वरिष्ठ, आपने जूनियर को बिजली दंड की शपथ लेने को कहा था। अब जूनियर ने वरिष्ठ की इच्छा के अनुसार बिजली दंड की शपथ ले ली है। लेकिन अगर जूनियर सचमुच ऐसे ही चला गया, तो मेरे जाने के बाद क्या मुझे आपके वायना दल की हर बात माननी नहीं पड़ेगी? इसलिए मुझे लगता है कि सीनियर को भी अपने दल के सदस्यों को बांधने के लिए बिजली दंड की शपथ लेनी चाहिए। मुझे नियंत्रित करने के लिए बिजली दंड की शपथ का इस्तेमाल मत करो। ध्रुव के शब्द सुनते ही उसने आंखें सिकोड़ लीं और चुपचाप अधेड़ व्यक्ति को देखने लगा। दूसरी ओर अधेड़ व्यक्ति ने ध्रुव को देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। एक क्षण बाद उसने एक लंबी सांस ली। अंततः उसने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। ध्रुव की तरह उसने भी अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए बिजली दंड की शपथ ली। बाहर वायना दल के सदस्यों ने एक बार फिर 9 दिव्य बिजली देखी जो पूरे आकाश में गूंज रही थी। हालांकि इस बार अंतर यह था कि वायना दल के सभी सदस्य 9 दिव्य बिजली की निरोधक शक्ति को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उनके किसी दूसरे हिस्से को नियंत्रित कर रही हो। अगर वे उस हिस्से का उल्लंघन करते तो उन्हें निश्चित रूप से स्वर्गीय बिजली की सजा भुगतनी पड़ती। हालांकि दल के लीडर, प्रथम बुजुर्ग और कुछ अन्य लोगों के अलावा वास्तव में कोई और नहीं जानता था कि वह रहस्यमय हिस्सा क्या था। प्रथम बुजुर्ग और दल के लीडर लबाब ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में बेबसी और खुशी की लकीरें देख सकते थे। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप वहीं खड़े इंतजार करते रहे, किसी को भी ध्रुव के पास नहीं आने दिया। ध्रुव का चेहरा संतुष्टि से भरा था जब उसने अधेड़ व्यक्ति को पट्टिका के भीतर से बिजली दंड की शपथ लेते देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने अधेड़ व्यक्ति से नजरें मिलाईं और मुस्कुराया। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वे दोनों अपने मन में क्या सोच रहे थे। ध्रुव और अधेड़ व्यक्ति थोड़ी देर बातें करते और हंसते रहे। फिर अधेड़ व्यक्ति को देखते ही उनकी आंखों से एक आह निकल गई। अधेड़ व्यक्ति भी कुछ समझ गया था और उसने मन ही मन आह भरी। आखिरकार मुख्य कार्यक्रम आ ही गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने उलझन भरी नजरों से ध्रुव को देखा। उसने आह भरी और आखिरकार सिर हिलाया। उसने ध्रुव से कहा, पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम लीगान है और मैं यांग दल का उपदल लीडर हूं जो 1500 साल पहले दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के 5 प्रमुख दलों में से एक था। मेरे आसमानी फना कदम के कारण मुझे पवन सम्राट के रूप में जाना जाता था। दुर्भाग्य से मेरे यांग दल को 100-200 साल पहले एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दल के हजारों लोग अप्राकृतिक मृत्यु से मर गए। दल के आंतरिक अनुयायी बिखर गए। अंत में केवल मेरा वायना दल ही बचा। सच कहूं तो यह वास्तव में मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। इस बिंदु तक बोलते बोलते लियान को अतीत की कुछ दुखद बातें याद आ गईं। उसने हल्की सी आह भरी, सिर उठाया और ध्रुव की तरफ देखा। फिर उसने अपनी बात जारी रखने से पहले एक बनावटी मुस्कान दी। लेकिन मैं आज ये शब्द नहीं कहूंगा। चलो तुम्हें वो विरासत दे दूं जिसका मैंने वादा किया था। यह सुनकर ध्रुव की आंखें भी उत्साह से भर आईं। उसने चमकती आंखों से लियान को देखा। यह देखकर लियान हल्के से मुस्कुराए। उसके हाथों की सीलें लगातार बदल रही थीं। रहस्यमयी उंगलियों की सीलों का एक समूह उभर रहा था। लियान के सामने का स्थान भी लगातार विकृत हो रहा था।
लहरों की लहरें छोड़ रहा था। ध्रुव के चेहरे के भाव भी और अधिक उत्तेजित होते जा रहे थे। यही वह चीज थी जिसकी ध्रुव को सबसे ज्यादा परवाह थी। अब जब उसके सामने एक शानदार अवसर था तो ध्रुव उत्साहित कैसे न होता। अचानक लिहान, जो अपने हाथ में एक सील बना रहा था, ने ध्रुव को याद दिलाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां याद दिला दूं, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार मैं जागा हूं और यह विरासत मेरी आत्मा के इस कण में समा गई है, इसलिए इसे पूरी तरह से अलग करना शायद बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि असफलता की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अपनी बात खत्म करते ही ध्रुव के जवाब का इंतजार किए बिना उसने फिर से अपने हाथों में मौजूद सीलों पर ध्यान केंद्रित किया। ध्रुव के हाव भाव भी थोड़े गंभीर हो गए। उसकी अंदरूनी शक्ति लियान के शरीर की रक्षा के लिए फैल गई। आखिरकार अगर वह असफल हुआ तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से भी ध्रुव को सावधान रहना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियान के हाथों में मौजूद सीलें और भी जटिल होती गईं। उसके चेहरे पर पहले जैसा शांत भाव भी धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसका ठोस शरीर भी धीरे धीरे धुंधला होता गया, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर के आयामी उतार चढ़ाव और भी तीव्र होते गए। उससे भयानक आभा के निशान निकल रहे थे, जिससे शून्य लगातार कांप रहा था और छोटी छोटी आयामी दरारें फैल रही थीं। लिहान की भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं। जैसे जैसे वह अपने हाथों में मौजूद सीलों को देखता, उसकी आंखों के भाव और भी गंभीर होते जाते। इससे ध्रुव का दिल हवा में लटक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके शरीर से एक विरासत को पूरी तरह से हटाना इतना मुश्किल होगा। इस बार वह सचमुच इस बूढ़े के हाथों में पड़ गया था। ध्रुव बेबसी से मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया और अब इस बारे में कुछ नहीं सोचा। वह बस वहीं पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप लिघान का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद ध्रुव की थोड़ी बंद आंखें आखिरकार धीरे धीरे खुलीं और ध्रुव पलक झपकते ही लिहान के सामने आ खड़ा हुआ। उसके मुंह के कोनों पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लिहान को देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी भावुक थीं। इस समय लिहान का शरीर लड़खड़ा रहा था। उसका पहले से चिकना और रक्त लाल चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर मानो ढह गया हो। वह अपने अंतिम वर्षों में किसी बूढ़े व्यक्ति जैसा लग रहा था। हालांकि उसके पीले चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो उस पर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। ध्रुव से बात करने के लिए मुंह खोलते समय उसकी आवाज कुछ कमजोर थी। मैंने तुम्हें निराश नहीं किया है। अंततः मैं सफल रहा हूं। मुझे आशा है कि यह विरासत तुम्हारे लिए कुछ मददगार साबित होगी। ध्रुव भी जानता था कि लिघान के लिए यह आसान नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी नजर लियान के सामने शून्य में तैरती मुट्ठी भर हल्के हरे रंग की ऊर्जा गेंद पर गई। पहली नजर में ही ध्रुव की नजर हल्के हरे रंग की ऊर्जा गेंद पर गहराई से गई। ध्रुव की आंखें और भी चमक उठीं, मानो वह ऊर्जा गेंद को जबरदस्ती अपनी आंखों में खींच लेना चाहता हो। ध्रुव थोड़ा शांत हुआ, उसका गला बैठ गया और उसने मुंह में लार निगल ली। उसने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में आते ही उसे इतना बड़ा उपहार मिलेगा। वह उत्साहित कैसे न होता। पहले वह अभी भी इस बात को लेकर घबराया हुआ था कि क्या वह पवन सम्राट की विरासत प्राप्त कर पाएगा। हालांकि प्राचीन सम्राट की विरासत अब उसके सामने थी। इसके अलावा ध्रुव के लिए प्राचीन सम्राट की विरासत उसकी पहुंच में थी। ऐसा स्वप्न जैसा एहसास उसे उत्साहित कैसे न करता। ध्रुव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसकी अंदरूनी शक्ति से भरा हुआ हाथ आगे बढ़ा। एक राजसी अंदरूनी शक्ति उसकी हथेली से निकली और क्षण भर में ऊर्जा गेंद को लपेट लिया। इस क्षण ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा, एक ऐसा एहसास जिसे दबाना मुश्किल था। ध्रुव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसका मूल रूप से धुंधला शरीर अंततः इस दुनिया से गायब होने से पहले धीरे धीरे पारदर्शी हो गया।
ध्रुव ने भी लियान की गायब होती आकृति को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जिसके बाद उसने अपने हाथ में ऊर्जा गेंद को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह हवा में पालथी मारकर बैठ गया और उसे निखारने लगा। ध्रुव हवा में पालथी मारकर बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। उसने अपनी आभा वापस खींची और मन को शांत किया। अपने शरीर और आत्मा को सर्वोत्तम स्थिति में लाने के बाद ध्रुव ने अपनी हथेली घुमाई और प्रकाश के गोले को अपने मुंह में निगल लिया। निगलने की ध्वनि के बाद ध्रुव के शरीर से, जो अंदरूनी शक्ति के संचय से बना था, अचानक एक चमकदार हरे प्रकाश की लहर निकली। हरा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और सूर्य को ढक लिया। पत्थर के मंच से बना आयाम तुरंत ढह गया और बिखर गया। बस एक छोटा सा पहाड़ी जंगल बचा था, बाकी एक खाली जगह थी। ध्रुव के शरीर के भीतर एक राजसी ऊर्जा का उदय हुआ। हालांकि यह उसकी आत्मा से बना एक शरीर था, इस समय ध्रुव अभी भी अपने शरीर में लगातार वृद्धि महसूस कर पा रहा था। उसकी अंदरूनी शक्ति तेजी से वापस ले ली और से ऐसे निकल गई जैसे वह भाग रही हो। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति अभी उसके शरीर में लौटी ही थी कि उसके शरीर से एक भव्य शक्ति तरंग फूट पड़ी, जिससे लबाब और वायना दल के प्रथम बुजुर्ग तुरंत वहां से चले गए। वे उस छोटी सी जगह को छोड़कर चले गए जहां लाखों लोग थे। बाहर बांस के जंगल की बात करें तो उसी समय ध्रुव के शरीर से निकली भव्य शक्ति तरंग एक विशाल वायु तरंग में बदल गई, जो बाहर की ओर बह गई। बांस का जंगल तुरंत खंडहर में बदल गया। चारों ओर धूल उड़ रही थी, जिससे कोई भी अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। हालांकि शक्ति तरंगों के कारण जो बाहर की ओर बह रही थीं, कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। इसलिए हालांकि वे अपने दिलों में बेचैनी महसूस कर रहे थे, वे केवल आज्ञाकारी रूप से बाहर खड़े होकर चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। साथ ही उन्होंने अन्य दल के सदस्यों को भी तमाशा देखने आने से रोक दिया। जब अन्य दल के सदस्यों ने यह देखा तो वे असहाय होकर अपने दिलों में जिज्ञासा को दबाकर दूर से ही देख सकते थे। बाहर हंगामा मच गया। स्वाभाविक रूप से ध्रुव का पक्ष भी इससे अछूता नहीं था। उसके शरीर से प्रचंड और प्रबल शक्ति की लहरें फूट पड़ीं, जिससे ध्रुव का पूरा चेहरा अचानक अत्यंत गंभीर हो गया। इस समय ध्रुव के शरीर के भीतर मुट्ठी भर हरे रंग का एक शक्ति गोला धीरे धीरे भंवर में तैर रहा था। शांत दिखने वाला यह शक्ति गोला उस समय शक्ति की ऐसी तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। प्रचंड और प्रबल शक्ति ने ध्रुव की नाड़ियों पर प्रहार किया, जिससे वे हवा से भरे गुब्बारों की तरह फूल गए, मानो किसी भी क्षण फट जाएंगे। इस समय ध्रुव के दांत कसकर भींचे हुए थे और उसकी आंखें फटने वाली थीं। ध्रुव ने अपने शरीर से निकल रही तीव्र पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक सहन किया। उसका हाथ, जो मूल रूप से पत्थर के मंच पर रखा था, अचानक लहराया और उसके हाथ से शक्ति कवच की एक परत निकली, जिसने ध्रुव को अपने भीतर कसकर सुरक्षित कर लिया। ध्रुव का हाथ भी उसके शरीर के भीतर तीव्र पीड़ा के कारण जमीन पर टिका हुआ था। उसका पूरा शरीर मानो ढहने के कगार पर था। इतनी परवाह न करते हुए ध्रुव ने खुद को जबरदस्ती सहारा दिया। उसका मन अपने शरीर के अंदर झांक रहा था और उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। इस समय तक ध्रुव का शरीर ऊर्जा के गोले से इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। अगर दिव्य रोशनी उसके शरीर की रक्षा न कर रही होती तो शायद ध्रुव पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। यह देखकर ध्रुव ने तेजी से अपने शरीर में शक्ति प्रवाहित की, जिससे शक्ति गोले की शक्ति पूरी तरह से आच्छादित हो गई। शक्ति गोले के भीतर की दिव्य रोशनी भी काफी अत्याचारी थी। इसने ध्रुव के शक्ति कवच को कई बार तोड़ा और ध्रुव के शरीर पर काफी चोटें पहुंचाईं, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हुई। सौभाग्य से शक्ति गोले के कई प्रहारों को झेलने के बाद ध्रुव अंततः अपनी शक्ति से गोले को घेरने में सफल रहा। दिव्य रोशनी की परतों ने मुट्ठी भर प्रकाश गोल को घेर लिया। उसके शरीर के भीतर की दिव्य रोशनी फूट पड़ी, शक्ति गोले को लपेट लिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है।
ध्रुव की यात्रा अभी अधूरी है। अगले एपिसोड में वह सामने आएगा उन रहस्यों से जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो बने रहिए रामजय एस्पायर टॉक्स पर। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनते रहिए इस कहानी को।